अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। ग्रीन टाउन के इलाके में बीवी की जानिब से शौहर की अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया। तफ्तीश शुरू हुई तो अगवा का मुकदमा कत्ल में कैसे तब्दील हो गया। मकतूल को किसने कत्ल किया और किसके इमा पर उसको कत्ल करवाया गया। पुलिस ने किन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मकतूल के बुरसा इंसाफ के लिए क्या दुहाइयां दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। ग्रीन टाउन के इलाके में पेश आने वाले इस वाक़े में पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। एक मकतूल की बीवी है और दूसरा मकतूल का शागिर्द है। बीवी ने अपने शौहर के शागिर्द के साथ कैसे मिलके कत्ल का प्लान बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कराने में किसका किरदार था, ये तमाम चीज़ें जानेंगे क्योंकि दोनों मुल्जिमान जो हैं वो ग्रीन टाउन पुलिस की हिरासत में हैं। पहले मकतूल की अहलिया से जानते हैं कि ये सारा कुछ उसको कैसे जहन में आया, कैसे उसका इस कातिल के साथ ताल्लुक बना और फिर क्यों उसने अपने शौहर को कत्ल करवाया। तुम्हारा नाम क्या बीबी? रूबी। और तुम्हारी मकतूल के साथ शादी कब हुई थी? 2007 में। कितने बच्चे हैं? 3। जिसने तुम्हारे साथ मिलके शौहर को कत्ल किया तुम्हारे, वो कौन है? वो मेरे शौहर का दोस्त। कितने अरसे से दोस्त था? तकरीबन 12-13 साल से दोस्त था, लेकिन आना जाना हमारे घर उसका 4-5 साल से शुरू हुआ। और तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक कब बना? 8-9 माह से। कैसे ताल्लुक बना? फ़ोन पर बातचीत से शुरू हुई थी कहानी, और उसके बाद बस 1-2 बार मुलाकात हुई। उसके बाद ये झूठ है कि मैंने अपने शौहर को कत्ल करवाया है। मुझे तो पता भी नहीं है। जिस दिन इसने कत्ल कर दिया है उस दिन इसका 25 तारीख के वाले दिन फ़ोन आया है, तो मेरे मियाँ को इसने कहा है कि पता नहीं बाहर आओ या क्या। मेरे मियाँ जब घर से जाने लगे मुझे कहा कि मुझे बाबर का फ़ोन आया है, मैं उसके साथ बाहर जा रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे मियाँ मुड़ के वापस नहीं आए। तो 25 तारीख की रात फिर इसने मुझे 1 बजे के दौरान फ़ोन किया है कि मैंने उसे साइड पे कर दिया, ठिकाने लगा दिया है, तो मुझे आज के बाद फ़ोन ना करें इस नंबर पे, और अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे भी मार दूंगा और अपने आप को भी मार दूंगा। जिस वजह से मैं डर गई और मैंने किसी को डर के मारे ये बात ना बताई। यही मेरी गलती है और इसमें मैं मुलव्विस नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुमने कत्ल नहीं करवाया तो तुम्हें ये फिर उसने जब तुम लोग आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, तो तुम उसको क्यों कहती थी कि तुम सिर्फ ये कहते ही हो कि उसको रास्ते से हटा दोगे, हटाते नहीं? वो सर जी बात होती थी मजाक में। ये अक्सर मुझे कहते रहते थे मुझे तेरे साथ कोई बंदा बर्दाश्त नहीं होता, ये वो। तो मैंने 1-2 बार सुना, 3 बार सुना मैंने, फिर एक दिन मजाक में कहा, मैं कहा कहते हो करते तो हो नहीं कुछ। नहीं, ये कैसा मजाक है कि तुमने अपने शौहर को कत्ल कराने के लिए कह दिया कि तुम मेरे शौहर को कत्ल तो करते नहीं, मजाक में मुझे ये तो नहीं ना पता था कि ये कत्ल कर देगा। जब तुम शादीशुदा थी तो फिर तुमने उसके अपने शौहर के शागिर्द के साथ ताल्लुक क्यों बनाया नाजायज? बस ये गलती हो गई, ये ताल्लुकात की गलती हो गई है। बाकी ये मेरे पे इल्जाम है कि मैंने अपने शौहर तुम्हारे को कत्ल छोटे छोटे बच्चे कितने? 3 बच्चे तुमने बताया। 3 बच्चे। कितनी उम्र है उनकी? एक बेटी 12 साल की है, एक बेटा 8-9 साल का है और एक अभी 3 साल का है। तुम्हारा शौहर करता क्या था? जूतियों का काम। और कब दफ्तर जाता था, कब आता था? दफ्तर नहीं जाते थे, ये साथ ही पीछे फैक्ट्री थी। एक गली में मैं थी, अगली गली में वो खुद फैक्ट्री में काम किया करते थे ठेके पे। हाँ। तो फिर तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे होता था कि तुम उससे अपने आशना से मिल भी लेती थी और सारा कुछ? सर जी बस 2 मुलाकातें हुई, आपको बता तो रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तुम कह रही हो कि उसका तुम्हारे घर आना जाना भी था? आना जाना तो शौहर के साथ ही आते थे ना, उसकी गैर मौजूदगी में नहीं आते थे। उनके साथ ही आते थे, साथ ही चले जाते थे। उसके अलावा अकेले कभी नहीं आए घर पे। बच्चे अब किसके पास है तुम्हारे? बच्चे मेरी सिस्टर है, उनके पास। और इसने जब ये सारा तुम्हारा ताल्लुक चल रहा था तो किसी को शक हुआ तुम्हारे शौहर को या किसी और रिश्तेदार को? नहीं, कभी किसी को शक नहीं हुआ। तुम्हारी जो सालियाँ थी वो नहीं कहती थी कि जब भी वो तुमसे मिलने के लिए आती थी तो तुम हर वक्त उसके साथ ही बिजी होती थी, बाबर के साथ? कौन सी साली? जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड निकली है, वो तो तुम हर वक्त उसके साथ राब्ते में रहती थी? हाँ जी, लेकिन मैं अलग रहती थी रेंट पे, तो हर वक्त कोई आता नहीं था। अगर कोई मेहमान आ भी गया तो कॉल उस टाइम बंद होती थी, बात नहीं होती। कत्ल करने के बाद उसने तुम्हें ये सिर्फ फ़ोन करके बताया कि मैंने इसको रास्ते से हटा दिया, उसके बाद तुम लोग मिले?
नहीं। उसके बाद आप सर जी ये जब इसने मुझे धमकी दे दी थी ना तो मैं डर गई थी। मैंने किसी को नहीं बताया कि भी इसने इस तरह कर दिया। जब उसने तुम्हें बता दिया था कि मैंने उसको कत्ल कर दिया, फिर तुमने ग्रीन टाउन में अगवा का पर्चा क्यों दर्ज कराया? सर जी वो मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैं डरी हुई थी और मेरे फिर ससुराल वाले आ गए थे जो इस वक्त मुद्दाई हैं। वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि भी हमें भी नहीं, तुमने ड्रामा रचाया। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा शौहर कत्ल हो गया है तो फिर तुमने अगवा का पर्चा दर्ज करा के पुलिस को क्यों डी ट्रैक किया? बस मैं डरी हुई थी। नहीं, डरी हुई थी तो तुम कुछ भी ना करती। तुमने अगवा का पर्चा दर्ज कराया, इसका मतलब है तुमने प्लानिंग तो की भी थी ना इसकी। नहीं, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी इसमें। ना मुझे पता है कि ये इस शख्स ने आज लेके जाना है, मार देना है। तुम्हें इसने क्या बताया, कहाँ पे कत्ल करके कहाँ पे लाश फेंकी? ये नहीं बताया। सिर्फ फ़ोन जब मैंने उठाया तो इसने मुझे यही कहा कि मुझे इस नंबर पे फ़ोन ना करी। मैंने उसे साइड पे लगा दिया और जो तूने अपना मुंह खोला। अगवा का पर्चा तुमने किसके कहने पे दर्ज करवाया? अपने ससुराल वालों के कहने पे। और फिर लाश कब पता चली कि लाश कहाँ से बरामद हुई और कब पता, कितने दिन बाद पता चला अगवा के बाद कि उसकी लाश मिल गई है पुलिस को? सर जी ये 11 दिन बाद लाश मिली। उसके कत्ल करने के बाद तुम्हारे शौहर के मुलजिम ने तुमसे रब्ता कितनी दफ़ा किया? नहीं, दूसरे नंबर से पहले तो ये हमारे साथ लग के एक तरह का ढूंढवाता रहा है ना। उसके बाद जब इसे पता चला है ना कि मैंने पर्चा दिया तो फिर ये फरार हो गया। तो फिर तुमने इसका नाम क्यों दिया पर्चे में? वो मेरे ससुराल वालों ने डाटा निकलवाया ना, तो मेरे शोहर के जो एंड की काले थी ना 10, वो इसी की थी। फिर उन्होंने कहा जी हमें तो इस पे ही शक है और पर्चा देना है इसके खिलाफ। उस टाइम पे भी मैं डरी हुई थी लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके आ गई। फिर मैंने सर जी को सच भी बता दिया, जितनी मेरी गलती थी मैंने उतनी तकसीम भी की। लेकिन वो तो अभी तक इस चीज़ पे भी नहीं मान रहा है, एग्रीड नहीं हो रहा है कि भी मैंने किया है कि नहीं किया। से आप मकतूल की अहलिया की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि इसका मुताबिक इसने अपने आशना को मजाक से कहा कि मेरे शौहर को कत्ल कर दो और उसने कत्ल कर दिया। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इसके शरीक मुलजिम जो है, इसका आशना जो है वो भी मौजूद है। उससे जानते हैं कि ये तो कहती है कि इसने सिर्फ मजाक से अपने शौहर को कत्ल करने का कहा था, तो वो इतना संजीदा क्यों हो गया और उसने कत्ल ही क्यों कर डाला। और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि कत्ल की तफ्तीश में अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं। ये तो कहती है कि मैंने उसको कत्ल करने का नहीं कहा था। इनसे जानते हैं। रुबीना का आशना और शरीक मुलजिम जो है वो हमारे साथ मौजूद है, नुमान बाबर। इससे भी जानते हैं और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। बाबर, तुमने किसको कत्ल किया? मैं किसी ने कत्ल किया। तो जो जिस बंदे की लाश मिली है वो कौन था? वो मेरे नाल काम करता है। कौन था? कौन दोस्त था तुम्हारा? कौन था? हाँ जी, दोस्त है मेरा। क्या नाम था उसका? इमरान। इमरान। कितने अरसे से दोस्त था तुम्हारा? तकरीबन 8-9 साल। घर आना जाना भी था? हाँ जी। कितनी दफ़ा उसके घर आते थे हफ्ते में अंदाजन? 1-2 बारी। ठीक है। उसकी बीवी के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक था? हाँ बस थोड़ा बहुत है सन नाल ताल्लुक। थोड़ा बहुत ताल्लुक केड़ा होंदा है? बस फोन ते गल गुल कर दी गई सी बस। कदी नहीं मिले? नहीं, घर ही कितों आना जाना मुलाकात होंदी थी बस। तेरे घर कदी नहीं आई सी वो? नहीं, 2-3 बारी? मैं एक दफ़ा शादी है गई उदों आई सी बस। अच्छा, तो फिर ताल्लुक क्यों रखिया है सी अगर मिलना मुलना ही नहीं होंदा सी? मेरे नंबर ते वो कर फोन फान कर लेंदे। जबरदस्ती करदी सी फोन? बस एवं कर लेंदे जबरदस्ती। एवें किवें होंदा है? जबरदस्ती कौन करदा, अपनी मर्जी नाल करदी सी। अच्छा, तू भी तो फिर रजामंदी नाल ही फोन कराना होएगा ना, मिलदा होएगा रजामंदी नाल ही हैं। जिस दिन तू ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ? नहीं, मैं नहीं उन्हें कत्ल किया ना, मैंने फोन किया है। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੁਬੀਨਾ ਨੂੰ? ਇਹ ਨਾ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਉਂਝ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਸੇਧ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਲਾਇਆ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
ਐਵੇਂ ਬਸ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਦੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਧੋਂ ਹੀ ਚੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਾਰ ਬਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੌਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕੋਲਾ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਦੇਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਕਤੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਤਲ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੀ सब झूठ बोल रहे हैं सारे पुलिस भी रुबीना भी सही है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथ मौजूद हैं लगता है इनसे कुछ थोड़ी सी कमी रहेगी तबीयत साफ़ करने में इनसे ही जानते हैं मुलजिम आपने 2 गिरफ्तार किए हैं पहले कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ फिर आपके पास अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ फिर आपने CDRs वगैरह निकाली इनके आपस में राब्ते निकले कुछ थोड़े तफ्तीश के बारे में बताइएगा क्या था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्चुअली ये वकूआ है 25/10/2020 का हमारे पास रुबीना ने मुकदमा दर्ज कराया 365 का 27 तारीख को ठीक है कि मेरे खामद को किसी नामालूम ने अगवा कर लिया और नेक्स्ट डे ही इसको 27/10 को 27/10 को 365 का मुकदमा दर्ज कराया अगले दिन ही उसको ये जो बड़ा अपने मुलज़म है मेरे पास बाबर इसको सेपरेटली स्टेटमेंट में नामजद कर दिया नामजद करने के बाद हमने CDR ली बाबर की ली रूबी की ली और रूबी ने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इसको नामजद कर दिया। ठीक है जब हमने इसकी CDR ली CDR के मुताबिक रूबी का और बाबर का रब्ता तकरीबन 9 माह सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक मुसलसल राब्ते में रहे ठीक है हमारा ASC जो है ये मेरे पास पहले भी आए थे मैंने इनको सुनने के बाद मैं बीबी को कहा कि इंशाल्लाह आपका जो मियाँ जल्द बाजियाब हो जाएगा हमारा मेरा एक ASC अरशद ASC वो डेड हो उसके अपने हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलो ने कहा मेरे पास डेड बॉडी पड़ी हुई है और चेक कर लें कब से पड़ी हुई थी डेड बॉडी तकरीबन वो 26 तारीख की होती उनके पास 25 तारीख की पड़ी होती उनके पास इसका कत्ल कब हुआ बंदे का 25 को 25 को कत्ल हुआ कोट लखपत के इलाके में मैं बताता हूँ सारी बात हमने रूबी को बाकाल की रूबी आ गई और मकतूल का भाई आ गया रमज़ान इन्होंने जाकर शनाख्त कर लिया कि ये हमारा ये इसका मेरा हामद है उसने कहा ये मेरा भाई है फिर ये जो रूबी मेरे पास है इसने 2 दिन मुसलसल ड्रामेबाजी की और इसको दौरे पड़ते रखे मैंने इसको डॉक्टर के पास ले गया किस चीज़ के दौरे थे वो मेरा मियाँ मर गया मैं मर गई ये हो गया वो हो गया समथिंग जो भी औरतें करती हैं इसको डॉक्टर के पास ले गया डॉक्टर का इसको कुछ भी नहीं है बहरहाल इसकी मैंने तफ्तीश की 2 दिन तो इसने नहीं माना तीसरे दिन बाद जाके इसने कहा कि बिल्कुल मेरा ये रब्ता था बाबर के साथ ऐसे 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 हुआ तो मैं डेटे बता देता हूँ 25 तारीख को जब ये मुलज़म लेके जाता है बाबर इसको
और 25 तारीख रात को 25 और 26 के दरमियानी रात को इसको मर्डर कर देता है और उस मर्डर का मुकदमा थाना कोट लखपत नामालूम मदयत अपने पुलिस की मदयत में दर्ज हो जाता है। 26 को पर्चा दर्ज होता है, 27 को हमारे पास आ जाते हैं। जब मैंने इनको अरेस्ट किया तो बाबर ने कहा कि मेरा दोस्त था, तलक था, लेकिन मैंने उसको ऐसे कोई कत्ल नहीं किया। लेकिन जब तफ्तीश की रूबी के बयान और CDR की मदद से जब तमाम चीज़ों को हमने लुक आफ्टर की तो CDR के मुताबिक ये जो मुलज़म है बाबर, इसने 10:30 पर कॉल की, उसको बाहर लेके गया और उसी रात 25 और 26 की दरमियानी रात को इसने रूबी को कॉल की ऑन रिकॉर्ड कि मैंने तुम्हारे खामंद का काम मुकम्मल कर दिया, मुझे कॉल ना कीजिएगा। मुलजिम इतना कॉन्फिडेंट है आपकी, आप लोगों ने हिरासत में भी लिया हुआ है, तमाम एविडेंसेस भी कलेक्ट कर लिए, इसके पास से आला कत्ल वगैरह मोटरसाइकिल जिसके ऊपर लेके गया वो चीज़ें बरामद हुई हैं? मोटरसाइकिल मेरे पास है, आला कत्ल मेरे पास बरामद हो चुका है। मुलजिम का काम है झूठ बोलना। आज तक मुझे पाकिस्तान में वो मुलजिम बता दो जिसने कहा कि मैंने ये फलां जिस तरह से मकतूल की बीवी तमाम चीज़ें बता रही है कि 9 माह से हमारा ताल्लुक था, हम बाहर 2-3 दफ़ा मिले, रोज़ाना बात करती थी, बात करने, और इसने जब कत्ल की इसने कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा शौहर जब पास आता मैं इसको कत्ल कर दूंगा, और उसने कहा कि मैंने ये भी इसको कहा कि तुम बस कहते रहते हो, कत्ल करते नहीं, और इसने फिर आगे से कत्ल करने के बाद बताया मैंने कत्ल कर दिया। इन तमाम चीज़ों की तस्दीक हुई दोनों के मोबाइलों से, और जो साइंटिफिक चीज़ें बिल्कुल जो ये बात कर रहे हैं ना, ये बराबर जिसका खामन चला जाता था ना, मकतूल इमरान घर से चला जाता था फैक्ट्री में, तो ये आपस में रब्ता करते थे। तो उसने कहा आपके साथ मुझे कोई और आदमी अच्छा नहीं लगता, मैंने उसको ये कर देना। ये इसने कहा कि आप करते नहीं, बातें करते रहते हो, और उसने साबित कर दिया कि मैंने कर दिया कत्ल उसको। और कार्ड मौजूद है, CDR मौजूद है। दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन CDR में गलत बयानी नहीं हो सकती। लेकिन वो तो आपके सामने कह रहा है कि आप लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, बेगुनाह औरत ने ज़बरदस्ती उसके साथ ताल्लुक बनाया हुआ था, ज़बरदस्ती मिलने आती थी, अल्लाह कत्ल वो छुपा नहीं हुआ था, अपनी बहन के घर सो रहा था। आप लोगों ने बड़ी ज्यादती ये फैमिली में आपस में दोनों बहन भाई कहते थे, ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। फैमिली में उसका जो मकतूल है उसका भाई भी मेरे पास है, बल्कि वो आ गया, उसका भी इंटरव्यू कर ले। फैमिली में ये बहन भाई थे, लेकिन सेफ सिटी में इसकी तस्वीर, इसकी मोटरसाइकिल का नंबर, और दोनों जा रहे हैं और लखपत में, वो भी मेरे पास मौजूद है। ये कैसे कह सकता है कि मैंने उसको मर्डर नहीं किया? सेफ सिटी गलत बयानी नहीं कर सकता, CDR गलत बयानी नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ, और हर बंदा कर सकता है, लेकिन CDR के मुताबिक और तमाम शहादत को इकट्ठा करने के बाद ये मैंने इस तफ्तीश पे पहुंचा हूँ। और इन्होंने इस बात का इतराफ़ है, ये बैठी है मैडम अपने रूबी भी बैठी है, उसने तो एक्सेप्ट किया कि 1:40 पर उसने मुझे कॉल किया कि मैं उसका काम कर दिया, CDR मेरे पास मौजूद है। तो इसके लिए हमें क्या शहादत चाहिए? बाकी वो मदई का भाई है, सब उससे इंटरव्यू कर ले, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने भी CDR हासिल की हुई है। बहुत शुक्रिया। मकसूद साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने मकतूल की अहलिया की भी गुफ्तगू सुनी और उसके आशना की भी गुफ्तगू सुनी। मकतूल की अहलिया जो है वो इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि उसने अपने आशना को कहा था कि तुम सिर्फ इसको कत्ल करने की बातें करते हो, कत्ल करके दिखाओ, और उसने फिर जब कत्ल कर दिया तो बाकायदा इसको फ़ोन करके कहा कि मैंने इसको कत्ल कर दिया है। साइंटिफिक तरीक़ों से और जितनी जो पुलिस को सपोर्ट हासिल होती है, पुलिस का कहना है कि वो तमाम सपोर्ट हमने हासिल कर ली हुई, उसके मुताबिक दोनों जो है कातिल हैं। एक जो है इतराफ़ जुर्म कर चुकी है, जबकि इसको जो है ये बार बार यही कहता है कि इसने अभी कत्ल नहीं किया, लेकिन तमाम शवाहिद जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ थी। एक औरत जिसकी 12-13 साल पहले शादी होती है और अपने शौहर के दोस्त के साथ ही उसके तकरीबन 9-10 माह पहले नाजायज़ ताल्लुकात बन जाते हैं, और वो ताल्लुकात इस हद तक गहराई उन ताल्लुकात में पड़ जाती है कि वो अपने दोस्त को के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि अपने शौहर को कत्ल कर दे, और बिल आखिर वो 25 तारीख को अपने शौहर को कत्ल भी करवा देती है, और उसके बाद लाश जो है वो फेंक देती है, और ये ड्रामा करती है कि उसका शौहर जो है वो अगवा हो गया है। ग्रीन टाउन पुलिस अगवाकारों को ढूंढती रही, लेकिन बाद में पता चला कि कोट लखपत के इलाके से एक नामालूम लाश मिली थी, जिस लाश को जब शनाख्त किया गया तो वो वही इमरान था जो जिसके अगवा का मुकदमा ग्रीन टाउन में दर्ज हुआ था। अब जबकि पुलिस दोनों मुलजमान को पकड़ चुकी है, जिसके अंदर मकतूल की बीवी और मकतूल का दोस्त शामिल है,
मुद्दईयत, क्योंकि पहले अगवा के मुकदमे की जो मुद्दईयत थी वो मकतूल के की बीवी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन अब जबकि वही इस कत्ल में मुलविस निकली है तो मुद्दईयत जो है वो तब्दील हो गई है और मकतूल के बड़े भाई इस मुकदमे के मुद्दई बन गए, जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सारा कुछ जानते हैं। मोहतरम, आपका इसमें ग्रामीण नाम क्या आपका? मेरा सर जी नाम है फरमान जी। अच्छा, फरमान, इमरान आपसे बड़े थे, छोटे थे? नहीं, मैं तो छोटे से सर जी। ठीक है। कितना अरसा पहले वो लाहौर शिफ्ट हुए? वो तकरीबन 2004 में लौट शिफ्ट हुए थे सर जी। ठीक है। और उनकी 12-13 साल पहले शादी हुई? हाँ जी, उनकी 2008 में शादी हुई सर जी। ठीक है। तो कैसे उनके अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात थे? वो सर जी ना इतने लाहौर में मेरी हमशीरा के पास रहता था, बचपन में भी वो आ गया सा तो इतने ना काम सीखता है, जुतियां का काम करता है सर जी। कि तो काम करदा ना इतने मेरी हमशीरा सी ते इस मेरी भरजाई है ना जो इनकी मासी नाल महल्लेदार से सर जी, एक घर छड़ के दूसरा घर होंदा सी ते इनकी मासी ने मेरी हमशीरा ने कहा भी आपां ना इमरान दी ते मेरी भांजी दी शादी कर दईए। मेरी हमशीरा ने कहा भी चलो आपां सोच के तुहानूं दस दिंदे मेरी मेरी हमशीरा ने ना उन्हें कहा ठीक है भी सोच के दस दिता, उन्हें भी ठीक है असीं शादी कर देने। तो फिर सर जी ये बहावरपुर में रहती थी तो मेरा भाई इत्थे रहिंदा सी। इनकी मासी ने कहा भी तुसीं निकाह करके लियाना बहावरपुर शादी उत्थे जाना लैन। असीं कहा भी ठीक है भाई साडे ने भी कहा ठीक है। सर जी असीं इत्थों बरात बहावरपुर लैके गए, उत्थों असीं निकाह करके इनू इत्थे लैके आए सर जी। इत्थे लाहौर नीचे मेरी भैन का मकान थे अपना, ये उत्ते एक कमरा बना दिता सी उन्हें, उत्ते रहिंदे सी जी। ठीक है। तो आपस में इनके रिश्ता कैसा था, ताल्लुक कैसा था, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत कैसा था? पहले बहुत अच्छा तलक सी उन्होंने, बहुत ही अच्छा सी। मेरे भाई एक दो बार उनका ऑपरेशन भी होया था तो इसका बहुत तलक सा अच्छी सी, लेकिन इसने हमले से भी कहा भाई आप हमारे खामन के साथ कोई मदद कीजिए। हम भी किन्ने जोगे हैं सर जी, मदद की थी, ऑपरेशन हो गया, अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिया। इसका इमरान के दोस्त के साथ ताल्लुक कब बना? आप लोगों को कभी पता चला इस बारे में, कोई शक वगैरह था? ये सर जी इमरान के दोस्त नहीं, ये इमरान का शिगिर्द सी सर जी। अच्छा। इमरान ने इनू जुतियां का वल सहाया सी, अपना शिगिर्द रखा सी। अज तो कोई तकरीबन 10 महीने या साल पहले इनू शिगिर्द रखा, वल सहाया, इनू जुतियां का अपना कारीगर बनाया, अपने नाल ही रखा। इन्हें कहा सर जी मैं मेरे भाई ने क्या ने क्या भी आप दोवें इकट्ठे काम करने। उन्हें कहा ठीक है तू मेरा पुत्र है, मेरे नाल तू काम मैं तेन वल सहाया है। इन्होंने दोवां का आपस में प्यार रिश्तेदारी हो गई। तो उस तो बाद ये घर आने शुरू हो गया कि तो घर आना शुरू हो गया तो इन्होंने ना गल के अंदर थोड़ी लड़की शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। किस टाइम लड़ाई शुरू हो गई ना, अज तो 2 महीने पहले भाई साडा आया, उनका ऑपरेशन सी, असी आए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान चुंगी, उत्थे आए सर जी। उत्थे मैं अपने भाई का ऑपरेशन होया, भाई का ऑपरेशन तो बाद मैं भाई ने कहा भी ये की गल है? उन्हें कहा भी की गल? मैं भाई यह तेरा बाबर है ना जो आपका शिगिर्द है, हैं इससे आप किनारा कर जाए, बहुत अच्छा। उन्हें कहा भी ठीक है आप इंशाल्लाह। आपको कैसे शक हुआ? मुझे ऐसे शक हुआ है, मैं हॉस्पिटल में, ये मेरा भाई मेरे साथ मौजूद है, असी रात 2 बजे का टाइम है, सोशल सिक्योरिटी का उतों नीचे आ रहे हैं तो मेरी भरजाई इन्हीं आँखों से देखा है। अल्लाह माफ़ करे, गलत गल नहीं करांगा, जो भी करांगा हक सच करांगा इंशाल्लाह। मुझे भावें नोक कितने भी लाई ना अपनी गल सच्ची करां। मैं इन्हीं आँखों से देखा, इन्हीं को देखा, बाबर को, अपनी भरजाई को देखा, ये आपस में एक दूसरे नाल ना बहुत करीब खड़े हंस रहे थे। मुझे ऐसे शक हो गया, मैं भी ये बहुत काम ख़राब है, अगर ये हंस रही है। असी साइड पे हो गए, कोने से खलो के मैं देखता रहा। लेकिन फिर जब मैं बाहर आया, बाबर गया चला परा, मैं अपनी भरजाई ने कहा मैं भाभी ये की गल है? उन्हें कहा भी वो इतनी मदद कर रहा है हमारी, हाँ इमरान के पास रह रहा है, तो मैं उसे की कह रही हूँ। मैं आपके भाई को फिर कत्ल क्यों किया? कत्ल सर जी इस वास्ते किया कि दिन सर जी 25 तारीख को रात 1:05 से ही मुझे मेरी भरजाई की मिस कॉल गई। मैं सोया पड़ा, मैं मोबाइल देखा तो मिस कॉल मेरी भरजाई की 1:05 ने मिस कॉल है। मैं मोबाइल फड़िया, फोन मिलावन लगा, मेरे भांजे का फोन गया चला। उन्हें कहा मामू जी, मैं जी भाई बेटा। उन्हें कहा मामू जी, मामू इमरान, सीधा ना मेरे भाई का ना इंतजार है, पुठा ना इमरान इमरान कह के बना। मामू इमरान ना 10:30 बजे तक घरों गायब है, वो नहीं लभदा पिया है। तो तुसी मामू जी कितने भी गए जल्दी लाहौर आ जाओ। मैं पुत्र हुण 1:05 हो गए ने, मैं सुबह 7 बजे तो पहले तेरे को लाहौर आ जाऊँगा। तो हुण इत्थों कोई शै भी नहीं आनी, क्योंकि मेरा पिंड है पत्तो के नाल हल्ले रोड कच्चा पक्का, चक नंबर 43, वो गाँव का इलाका, उदों आना जाना औखा सर जी। तो आप कत्ल क्या वजह क्या है कत्ल की? कत्ल की वजह सर जी, किदों मैं इत्थे आया,
मैं इन्होंने पूछा, मैं भी की मसला, मैं अपनी भजे ने क्या भी भाभी जी अल्लाह खैर करेगा, भाई आ जाएगा, किसे दा नहीं जाएगा, वो कहता बच्चा है माशाल्लाह समझदार है, जवान है, वो आ जाएगा। इन्हें कहा भाई कुछ पता नहीं लग रहा है, असी उन्होंने लभ लभ के थक गया, नहीं लभदा पाया। मैं भी कितने लभ्या जी? हाँ भाई असी आज चांद बारी है जो फौजियों को छाना बागड़ी चौक में, यहाँ पर सानू तलाह मिली सी रात को, असी इत्थे गए, इत्थों वेख के आए, सानू नहीं दिसया। मैं भी चल ठीक, मैं कि थाने थूने में वेख्या कि शायद पुलिस वाले वैसे ही फड़ के लै जाते, रात इतनी रात को, रात 10:30 बजे बाहर निकला, कोई आंदा भी चल आइया भी चलीए, तो आते भी असी थाने भी चेक करके आए, थाने भी नहीं आया। तो मैं भी हॉस्पिटल है, मैं भी असी हॉस्पिटल भी चेक करके आए हैं। मैं चलो ठीक है सर जी, इस तरह मैं ही फिर इन्हें क्या भी ना सानू तलाह मिली है, चांदन बारी आप देख के आए हैं। असी 3-4 जने गए हैं, पूरा चांदन बारी फिर के आ वापसी आए। मैं भजे नहीं लभला तो आप ना थाने रिपोर्ट दे दिए, अल्लाह माफ़ करे भी कोई वादा घाटा भी हो सकता है। उन्हें कहा भी ठीक है थाने रिपोर्ट दे दें। मैं ही मदई मैं बनागा, एक गल मैं घर की। मेरी भरजाई और मेरी भरजाई की भैन रबीना बीबी, इनका ना रूबी उनका ना रबीना, इन्हें दोनों ने मुझे चौंक बजी, मैनू आदि भी मदई असी बनानी है, तू कहते तो मदई बने, मदई मैं बनागी। मैं आखा नहीं भरजाई मदई मैं बना, इन्हें कहा नहीं मैं बनागी मदई। साड़ी उत्थे बहस हो गई, महल्ले के पुछ सकते ही, महल्लेदारा ने कहा भी ठीक है जी, बूढ़ी होंदी बनती, बेगम बनती तो बनन दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ गए। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾ अशरफ साहब ਨੂੰ पेश कर दी। उस पे उसके शागिर्द पे इमरान के आप लोगों को कैसे शक हुआ, किसने मैं कत्ल? तुझे बताता हूँ सर जी कि जो ਇੱਥੇ अशरफ साहब के पास आ गए ने ना, शागिर्द भी नाल ही सी उस टाइम, बाबर भी नाल ही सी, रूबी के साथ? हाँ जी रूबी के साथ। ਇੱਥੇ आए ਆ, अशरफ साहब ਨੂੰ दरखास्त ਦਿੱਤੀ तो अशरफ साहब भी इंज बैठे ने, मैं भी इंज बैठा वहाँ, ये मेरी भरजाई भी बैठी है, बाबर भी बैठा है, नाल इनके दोस्त भी 2-3 बैठे ने। मैं आख्या सर जी अशरफ साहब ने, मैं कहा मैं साहब जी, उन्हें हाँ जी, मैं भी मैंने इन्होंने दोवां ते शक है, ये कोल ही बैठे सी, हालांकि भरजाई मेरी भी बैठी है, बाबर भी बैठा है, इनके दोस्त भी 2 बैठे ने। मैं सर जी मैंने इन्होंने दोवां ते शक है, तुहाडी मेहरबानी हैं। उन्हें भी तेनों किवें शक है? इस तो पहले सर जी असी फोन की डिटेल कढ़ाने की कोशिश की, सानू डिटेल मिल चुकी सी हैं, डिटेल दे विच 10 गालां बाबर दियां लगातार आईयां सी। कदों हैं? उस दिन 25 तरीक को रात केड़ी लास्ट कॉल है, 10:40 के लास्ट कॉल है बाबर दी, डेटा साढ़े को मौजूद है, असी दिखा सकते हैं। अच्छा भाई जी आप बताइएगा, आप माइक उनको दीजिए, आप भी बड़े भाई हैं इमरान के जी। जैसे ये बता रहे हैं कि इमरान को शागिर्द और आप लोगों की भाभी ने कत्ल कर दिया है, जी दोनों पकड़े गए हैं जी। आप समझते हैं आपको इंसाफ मिल सकेगा? अल्लाह तो हुक्म नाल इंसाफ मिले तो सर, मिले तो इंशाल्लाह मिलेगा सर जी, अल्लाह खैर। असी भाई अल्लाह के हुक्म नाल इंसाफ मिले, साथ बड़ा तामन करते पे, बहुत तामन करते। असी हाले पिंड रहने वाले, इतों साडी बात भी कोई नहीं, साडे फिर भी सारे बड़े साडे नाल तामन करते पे। कब आपने भाभी से आपकी मुलाकात हुई अपनी? जी उससे पूछा कि क्यों कत्ल किया, क्यों कत्ल करवाया आपने आशना के साथ मिलके? तो सर जी मैं पूछा भरजाई की वजह सी, क्यों तू मरवाया हैं? आंदी सी एक वजह की, तुझे क्या पता लगे, तेनू की पता? ये बाबर नाल उन्हें अज तो महीना 2 महीने पहले भी रोला पाया सी, उन्हें कही मैं बाबर नाल नासी नहीं। मेरे भाई ने कही ठीक है तू नास नहीं, चली जा, मेरे बेटे मेरे पास रहने दे, मेरे बच्चे मेरे को रहने दे। इन्हें कहा मैं बच्चे नहीं छड्डना चाहती। ये आपके भाई ने आपको बताया? ये रूबी ने बताया, मैं रूबी को खुद पूछा है। अच्छा रूबी ने आपको बताया कि मैंने हाँ। महीना पहले भी कहा था कि मैं जाना चाहता हाँ हूँ? जी, तो इमरान ने कहा मैं बच्चे नहीं छड्डना, तू सी जाना चली जा हैं। इन्हें बाबर नू कहा भी मैं बच्चे छड़ के नहीं जाना, पहले मेरी इहदे तो जान छड़वा, फिर मैं चलांगी तेरे नाल। तो आपको समझता है आपको इंसाफ मिल जाएगा, मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए, इनको सजा मिल सकेगी? ये सजा इंशाल्लाह मुझे इन्हें मिलेगी, हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमें अपने अल्लाह से बहुत भरोसा है, अल्लाह हमें इंसाफ लेके देगा इनसे। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के भाइयों की गुफ्तगू सुन रहे थे। पहले क्योंकि मुकदमा जो था वो अगवा का दर्ज हुआ था, लेकिन जब पुलिस को मकतूल की लाश मिल गई तो वो मुकदमा जो है उसके अंदर 302 आज़ाद कर दी गई है। पहले जो शरीक कातिल है वही मुदई थी, लेकिन अब पुलिस ने मुदई जो है वो मकतूल के भाई को बना दिया है और इनको पूरा यकीन है कि जिस तरह से इन्होंने इनके भाई के साथ ज्यादती की है और कत्ल किया है, इनको इंसाफ भी मिलेगा और मुल्जिमान कैफरे किरदार तक भी पहुँचेंगे।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर खातून जो है वो शादीशुदा है, 13 साल से उसकी शादी हुई हुई है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने शौहर के शागिर्द के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम किया और फिर उसके अंदर उनकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ी कि उसने अपने उस आशना को कहा कि शौहर को कत्ल कर दे और बिल आकर उसने कत्ल कर दिया। हमारे साथ माहिर नफ्सियात सबा इर्तज़ा मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक शख्स शादीशुदा है और उसका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसके अंदर ये कत्ल करने की नौबत क्यों आ गई, जबकि शौहर के उसका जो रिलेशन था वो तकरीबन 9 माह से चल रहा था और शौहर को शक भी नहीं था। सबा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जी जी। एक शख्स जिसकी शादी हुई हुई है, एक औरत जिसकी शादी हुई हुई है और 13-14 साल से उसकी शादी हो गई, 3 उसके बच्चे हैं, सबसे बड़ा बच्चा उसका 12 साल का है, लेकिन फिर भी वो 1 साल पहले 9 माह पहले अपने शौहर के शागिर्द के साथ जो उसके कारखाने पे काम करता है उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम करती है। यहाँ तक तो समझ आता है, कत्ल भी करवा देती है, यानी वो उसको कन्विंस करती है कि इसको कत्ल कर दो और वो कत्ल कर देता है। कोई मेंटल डिसऑर्डर है? नहीं, मेंटल डिसऑर्डर पे तो हम बाद में आएंगे। पहले बात ये है कि देखें, जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका शुरू होता है तो ये भी एक क्राइम है, ठीक है। तो जब उन्होंने एक क्राइम को वो इतने अरसे से वो लेके चल रही थी तो मतलब उनका सब कॉन्शियस उनको ऑब्वियसली मलामत करता रहता होगा ना। एक ऑब्वियसली आप एक क्राइम करते हो तो आपका जो ज़मीर है वो आपको मलामत करता रहता है कि आप एक सिन कर रहे हो, आप एक इतने लंबे अरसे से एक गुनाह में लगातार आप चलते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आपका कॉन्शियस और आपका जो सब कॉन्शियस है, आपको ऑब्वियसली आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपकी पर्सनैलिटी में उस तरह के डैमेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो जो कत्ल है ना वो आप अपने क्राइम को कवर करने के लिए करते हैं। जो आप एक ऑलरेडी सिन कर रहे हैं ना, उसको जब आपने अपनी ज़मीर को सेटिस्फाई करने के लिए उसको ओवरकम करना है तो आप इस पोजीशन तक चले जाते हैं। ऑब्वियसली ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, एबनॉर्मलिटीज़ और ऑल्सो देयर, ठीक है। कुछ फीमेल में होंगी ऑब्वियसली, जिनके साथ जो भी वो मुलाजिम है, जो भी आपने बताया, जिनके साथ उनका इतने अरसे से अफेयर चल रहा था, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ उनके अंदर भी होंगी। ये हमें देखना पड़ता है शुरू से, मतलब रूट कॉज क्या है। जब से वो बच्चा जो मुलाजिम था, जब से वो पल बढ़ रहा है, जब से वो औरत पल बढ़ रही है, वो दोनों अलग अलग किन किन इनसिक्योरिटीज़ से गुजरे। आप बचपन से लेके जवानी तक जिन जिन इनसिक्योरिटीज़ से गुजरे होते हैं, जिन जिन कॉम्प्लेक्सेस से गुजरे होते हैं, कहीं ना कहीं जवानी में, बुढ़ापे में वो कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने आते हैं और आप देखेंगे वो इतने शदीद हो जाते हैं कि आपको आपके बच्चों की फिक्र नहीं है। एक माँ के लिए इम्पॉर्टेंटली उसके बच्चे हैं ना, आप औरत उनको छोड़ने तक चली जाती है, जिन बच्चों का वो बाप है उसको छोड़ने तक चली जाती है कि मतलब बस इसके साथ मैं ख़त्म कर दूं, इसको कत्ल करवा दूं और बस मैं इस शख्स के साथ अपनी जो है ना वो एक नई ज़िंदगी शुरू करूं। ये एकदम जहन के ऊपर ये क्लाउड सा जो आता है कि इंसान की सोच जो है वो बिल्कुल मुतासिर हो जाती है और वो सिर्फ उसी एक शल के अंदर अपने आप को क्लोज कर लेता है और उसी शख्स के लिए सारा कुछ करने को तैयार हो जाता है। ये भी कोई है, जैसे अभी इस औरत के 3 बच्चे भी हैं, शौहर भी है, वो उनके बारे में नहीं सोच रही और सिर्फ उस बंदे के बारे में। ये इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनको हम आम जुबान में इनसिक्योरिटीज़ कह लें, या अगर मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म्स में जाऊँ तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। हर पर्सनैलिटी के अंदर, हमारे इंसान के अंदर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हम जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उन कॉम्प्लेक्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, उनको समझ आ जाता है कि ये गलत है, सही है। हमने अपने कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारे गलत कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमने उनको ओवरकम करके सही की तरफ कैसे जाना है। तो ऑब्वियसली वो उनके कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको वो ओवरकम नहीं कर सकी और वो इस सवेयर हद तक चले जाते हैं कि वो ये सारा कुछ मतलब वो कर जाते हैं। ऑब्वियसली जो बंदा जो कर रहा होता है ना, उसके जो जिस भी क्राइम से वो गुजर रहा होता है उसके लिए वो ही ठीक है। जो कुछ टाइम के लिए आप ये कह लें कि जिस तरह हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जब वो ये सारा कुछ उनका दिमाग प्लान कर चुका होता है तो उनका वो जो कॉन्शियस है ना, वो उसको आप कह लें कि वो एक अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस वजह से वो ये क्राइम। कत्ल की नौबत फिर कैसे आती है? जैसे इंसान है वो कोई भी गुनाह करना लगता है, लेकिन गुनाह करने के बाद उसको मुलामत शुरू हो जाती है, लेकिन कत्ल करना किसी के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इंसान को डेफिनेटली पता होते हैं कि कत्ल ऐसी चीज़ है जो छुप नहीं सकती और वो कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी तरह या कहीं ना कहीं कोई ऐसा एविडेंस छोड़ जाएगा कि वो पकड़ा जाएगा। हाँ जी, पता है क्या इस केस में वो पकड़े गए। हाँ, उसमें ना हमारी सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
हम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो उस चीज़ को जब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो हम खुद भी तो बीइंग अ ह्यूमन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते ना। वही वाली बात है, एक झूठ को छुपाने के लिए हम 100 झूठ बोलते हैं। ऑल द एंड हमें पता होता है कि कभी ना कभी तो झूठ सामने आएगा। आप ये तो हमारे अनकॉन्शियस को भी पता है कि कभी ना कभी तो हम आएंगे, हमारा झूठ आएगा, पर्दे के सामने आएगा। लेकिन फिर भी हम खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि नहीं अच्छा अभी इस सिचुएशन से निकल है, अगली सिचुएशन को हम फिर देखेंगे। इसी चक्कर में बंदा एक चीज़ से निकलता दूसरे क्राइम में आता, दूसरे क्राइम से निकलता तीसरे क्राइम में आता। फिर देखें हमारी सोसाइटी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। हम कोई हम ओपन सोसाइटी हमारी नहीं है कि जो हम कह लें हम ओपनली बता दें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बंदा की मादगी जो है वो जहन किस वजह से आमादा होता है एक इस तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मतलब हम अगर उससे बात करें तो बहुत सारी बेसिक्स हैं। देखें हो सकता है कि मियाँ बीवी के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो कोई मतलब अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि शौहर मतलब काम से आता है, वो घर आके बीवी को बोलता रहता है, बीवी सारा दिन ज़ाहिर है मतलब घर को देखना, बच्चों को देखना, पता नहीं वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजरती है। वो मतलब मियाँ बीवी के आपस के झगड़े, फिर घर वालों की इंटरफेरेंस भी बहुत सारी फैमिलीज़ में देखी है कि ये भी मतलब डिवोर्स तक बातें चली जाती हैं। एक वो रीज़न हो गया, ठीक है। फिर हो सकता है उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हों। बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में मतलब बहुत कॉमन सी बात है कि किसी को देख लिया मतलब किसी को फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो बड़ा है इजी सा वे है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना लिए और उसके बाद मतलब सोचा कि जी अपनी पिछली ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं और इसके साथ हम ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आते हैं उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग नहीं होती है। जो कमज़ोर पर्सनैलिटी के, कमज़ोर शख्सियत के मालिक होते हैं वो ही ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो अपने बाकी सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखते, अपने बच्चों को नहीं देखते, अपनी फैमिलीज़ को नहीं देखते। लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो अब जैसे हमारे माशरे का एक है चीज़, एक रियलिटी है, लेकिन उसमें हर शख्स कत्ल नहीं करता। तो जो कत्ल करने के ऊपर तक की हद तक चले जाते हैं उनके बारे में आप जैसे शुरू में कह रही थी कि मेंटल डिसऑर्डर। जी बिल्कुल, मैं वही बता रही थी कि कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ये ऑब्वियसली जब हम रूट कॉज पे जाते हैं ना, हमें तब पता लगता है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी में कौन कौन से ऐसे ट्रेट्स थे जो उसको इस चीज़ तक लेके जाते हैं। मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा है कि फर्दर जब आप इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करें तो साइकोएनालिसिस होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी रीज़न्स थी, कौन कौन से ऐसे कमज़ोर पहलू थे जिसकी वजह से जो है वो बंदा इस चीज़ तक आता है कि वो एक बंदे को कत्ल करने तक पहुँच जाता है। थैंक यू वेरी मच। माहिर नफ्सियात सबा इर्तज़ा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। पुलिस का भी यही कहना है कि मुल्ज़िमान जो थे वो सिर्फ कत्ल इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनके जो बीवी थी उसको ये था कि जो उसका आशना है उसको बुरा लगता है कि जब वो अपने शौहर के साथ होती है या वो किसी भी मर्द के साथ देखते हैं, इसलिए शौहर को रास्ते से हटाया। जबकि मकतूल के बुरसा जो हैं वो कहते हैं कि अब ये चीज़ जो थी वो खुलना शुरू हो गई थी, लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि इनका आपस में अफेयर है और वो उसको रास्ते से हटाने के लिए सारा कुछ किया। लेकिन जो भी था उसके अंदर इंतहाई बेदर्दी से इमरान को कत्ल किया गया और लाश को उन्होंने अपने तौर पे तो डिस्पोज ऑफ कर दिया था, लेकिन कत्ल कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है और वो भी सबूत छोड़ गए जिसकी बुनियाद पर दोनों मकतूल की बीवी और उसका शागिर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं और दोनों ने अब कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।